इंडिया का सीमेंट सेक्टर एक मेजर केपेक्स फेज में है। फाइनेंशियल ईयर 22 से फाइनेंशियल ईयर 25 के बीच सीमेंट कंपनीज ने 70 to 80,000 करोड़ का केपेक्स इन्वेस्टमेंट किया था और अगले 3 साल में इंक्रीमेंटल 1.2 लाख करोड़ का केपेक्स होने की उम्मीद है। लास्ट केपेक्स साइकिल में लगभग 9.5 करोड़ टन की न्यू कैपेसिटी ऐड हुई थी और इस साइकिल में ये डबल होने वाला है, यानी 16 to 17 करोड़ टन। अल्ट्राटेक, अंबुजा, डालमिया भारत, श्री सीमेंट सब कैपेसिटी बिल्ड कर रहे हैं। तो सवाल ये है कि आखिर सीमेंट सेक्टर में वापस इतना केपेक्स क्यों हो रहा है। रिसर्च करके हमें इसके 2 मेजर रीजन समझ आए। पहला, नए केपेक्स से कंपनीज बढ़ते डिमांड को केटर करना चाहते हैं और दूसरा, इस बार का केपेक्स प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाने पर फोकस्ड है। कैसे? वेलकम टू मार्केट्स बाय ज़ेरोधा। मैं हूं शांतनु जैन और आज हम इन क्वेश्चंस को इस वीडियो में आंसर करेंगे। पहले हम सीमेंट सेक्टर के करंट केपेक्स साइकिल के ड्राइवर्स, फ्यूचर डिमांड और प्रॉफिटेबिलिटी, इन सारी चीजों को डिटेल में समझेंगे। फिर हम इस बढ़ते केपेक्स की वजह से आने वाले ओवर सप्लाई रिस्क को भी एड्रेस करेंगे। शुरू करते हैं। इंडिया में सीमेंट की डिमांड तेजी से बढ़ रही है। क्रिसिल के हिसाब से आज के दिन इंडिया का सीमेंट डिमांड लगभग 45 करोड़ टन पर एनम है और आज से लेकर फाइनेंशियल ईयर 28 तक हर साल 3 से 4 करोड़ टन का इंक्रीमेंटल डिमांड ऐड हो सकता है। मतलब अगले 3-4 सालों में सीमेंट का टोटल डिमांड लगभग 9 से 12 करोड़ टन तक बढ़ सकता है। और ये डिमांड आएगा कहां से? इंडिया में सीमेंट डिमांड ब्रॉडली 3 सेक्टर से आता है: हाउसिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर और कमर्शियल सेक्टर। लगभग 60% डिमांड हाउसिंग सेक्टर से आता है, 20% इंफ्रास्ट्रक्चर से और बाकी 20% इंडस्ट्रियल और कमर्शियल सेक्टर से। फाइनेंशियल ईयर 28 तक इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर सीमेंट डिमांड का फास्टेस्ट ग्रोइंग सेगमेंट बन सकता है। फाइनेंशियल ईयर 28 तक इंफ्रा डिमांड 8.5 to 9.5% CAGR से बढ़ने वाला है एज कम्पेयर टू 3% फॉर हाउसिंग एंड 5% फॉर कमर्शियल सेक्टर। इनफैक्ट पिछले 10 सालों में इंफ्रा सेक्टर का ओवरऑल शेयर इन डिमांड डबल से भी ज्यादा हो गया है, फ्रॉम 11% इन FY13 टू 20% इन FY24। और ये तो होना ही था। पिछले कुछ सालों में गवर्नमेंट ने ट्रांसपोर्टेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर पे काफी इन्वेस्ट किया है। हाईवेज, एक्सप्रेसवेज, रेलवेज, मेट्रो प्रोजेक्ट्स, इरिगेशन, ये सब डेवलप हुआ है और जब भी ये सारा इंफ्रा बिल्ड किया जाता है, सीमेंट का डिमांड बढ़ता है और कंपनीज इसी बढ़ते डिमांड को केटर करने के लिए केपेक्स कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अल्ट्राटेक सीमेंट, ये कंपनी तो खुद अपने ही टारगेट्स को, केपेक्स एक्सपेंशन टारगेट्स को ओवर अचीव कर रही है। इनका प्लान था कि फाइनेंशियल ईयर 28 तक ये 20 करोड़ टन पर एनम कैपेसिटी पे पहुंच जाएंगे, बट इन्होंने ये टारगेट फाइनेंशियल ईयर 25-26 में ही अचीव कर लिया है। अंबुजा सीमेंट ने भी अपना फाइनेंशियल ईयर 28 का कैपेसिटी टारगेट 14 करोड़ टन पर एनम से बढ़ा के 15 करोड़ टन पर एनम कर दिया है। इस टेबल में हमने मेजर कंपनीज के केपेक्स प्लान समराइज किए हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हो। देखो, अब सीमेंट कंपनीज एक्सपैंड तो कर रहे हैं, लेकिन ये कंपनीज ना 100% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पे नहीं ऑपरेट करते। ये देखो, सीमेंट कंपनीज लगभग 70 to 80% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पे ही ऑपरेट करते हैं। अब ये सवाल आना सही है कि भाई इन कंपनीज में इतनी आइडल कैपेसिटी क्यों है एंड कैपेसिटी अंडर यूटिलाइज्ड ही है, तो फिर ये केपेक्स क्यों करे जा रहे हैं? कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पहले इंक्रीज क्यों नहीं कर रहे हैं? हमें भी ये सवाल आए और जब हमने डिफरेंट कंपनीज के एनुअल रिपोर्ट्स और बहुत सारे आर्टिकल्स पढ़े तो हमें इसके 3 मेजर रीजन समझ आए कि क्यों ये कंपनीज इतने आइडल कैपेसिटी पे बैठती है। पहला रीजन है सीजनैलिटी। इंडिया में कंस्ट्रक्शन सेक्टर सीजनल है। मॉनसून के दौरान कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी स्लो हो जाती है। सीमेंट का शेल्फ लाइफ भी सिर्फ 90 डेज का होता है, तो कंपनीज बल्क में सीमेंट प्रोड्यूस करके स्टोर नहीं कर सकते। इसीलिए मॉनसून में प्रोडक्टिविटी डेलिबरेटली कट की जाती है ताकि वेस्टेज ना हो। एज अ रिजल्ट साल भर का एवरेज यूटिलाइजेशन लगभग 70 to 80% आता है। दूसरा रीजन फॉर लो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है ऑपरेशनल चैलेंजेस। सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग एक लंबा और ऑपरेशनली हैवी प्रोसेस है। क्लिंकर प्रोडक्शन, ग्राइंडिंग, हीटिंग, ये सारे प्रोसेस एक के बाद एक होते हैं, तो जाहिर है कि मेंटेनेंस, मशीनरी ब्रेकडाउन्स और ऑपरेशनल बॉटलनेक्स होंगे ही। इन ऑपरेशनल चैलेंजेस की वजह से भी प्रैक्टिकल कैपेसिटी यूटिलाइजेशन गिर जाती है। अब आता है लो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन का तीसरा और सबसे बड़ा रीजन, जो कि है फ्रेगमेंटेड डिमांड एंड सप्लाई। इसको अच्छे से समझते हैं। देखो, सीमेंट एक रीजनल प्रोडक्ट है। जहां ईस्ट और सेंट्रल इंडिया में डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम, साउथ इंडिया में सप्लाई काफी ज्यादा है। टोटल सीमेंट प्रोडक्शन का लगभग 85% साउथ में ही कॉन्सेंट्रेटेड है, क्योंकि यहाँ एक इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल लाइमस्टोन इजीली अवेलेबल होता है। अब मान लो कि साउथ इंडिया के प्लांट 65% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पे चल रहे हैं और ईस्ट इंडिया के प्लांट्स 85% यूटिलाइजेशन पे। ऐसे में ईस्ट के बढ़ते डिमांड को कैसे फुलफिल किया जाए? इसका सोल्यूशन काफी सिंपल लगेगा। साउथ में सीमेंट बनाओ और ईस्ट भेज दो। इससे साउथ का कैपेसिटी यूटिलाइजेशन भी बढ़ जाएगा और ईस्ट का डिमांड भी फुलफिल हो जाएगा। नहीं?
नहीं, ग्राउंड रियलिटी इतनी सिंपल नहीं है। देखो, सीमेंट एक लो वैल्यू हाई वॉल्यूम प्रोडक्ट है। सीमेंट का एक 50 kg का बैग लगभग 350 to 400 रुपीज का मिलता है, मतलब 7 to 8 रुपीज पर केजी। और क्योंकि ये इतना बल्कि और पेरिशेबल प्रोडक्ट है, सीमेंट कंपनीज का फ्रेट कॉस्ट हाई होता है, लगभग 26% ऑफ टोटल कॉस्ट। हायर ट्रैवल डिस्टेंस मतलब हायर फ्रेट कॉस्ट। तो साउथ से ईस्ट सीमेंट भेजने में फ्रेट कॉस्ट अक्सर मार्जिन खा जाता है। ऐसे में या तो सीमेंट लॉस में बिकता है या फिर ईस्ट का कोई लोकल प्रोड्यूसर सस्ता पड़ता है। इसीलिए सीमेंट कंपनीज प्रैक्टिकली ऐसा नहीं कर सकती हैं, एंड एज अ रिजल्ट कंपनीज का एवरेज कैपेसिटी यूटिलाइजेशन कम हो जाता है। शायद इसीलिए इस केपेक्स साइकिल में कंपनीज अब सिर्फ ज्यादा कैपेसिटी नहीं बल्कि सही जगह पे सही कैपेसिटी बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, डालमिया भारत ने ईस्ट इंडिया के बढ़ते डिमांड को केटर करने के लिए असम में अपनी ग्राइंडिंग कैपेसिटी 24 लाख टन पर एनम से इंक्रीज की है। सो दोस्तों, इस ज्योग्राफिकल डाइवर्सिफिकेशन के अलावा भी एक और रीजन है जिसकी वजह से कंपनीज अभी केपेक्स कर रही हैं, वो है प्रॉफिटेबिलिटी। प्रॉफिट का सिंपल फॉर्मूला क्या है? रेवेन्यू माइनस कॉस्ट। सीमेंट बिजनेस में रेवेन्यू बढ़ा के मार्जिन बढ़ाना टफ है। सीमेंट आखिर है तो कमोडिटी ही, प्लस इसकी शेल्फ लाइफ भी कम है, तो इसमें मैन्युफैक्चरर्स के पास बहुत कम प्राइसिंग पावर रहती है। तो कंपनीज के पास मोट बिल्ड करने और प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाने के लिए एक ही रास्ता बचता है, कॉस्ट कंट्रोल करना। और यही दूसरा मेजर रीजन है जिसके लिए सीमेंट कंपनीज अभी केपेक्स कर रहे हैं। सीमेंट कंपनीज के 3 मेजर कॉस्ट होते हैं जो टोटल कॉस्ट का लगभग 75% कंट्रीब्यूट करते हैं: रॉ मटेरियल कॉस्ट, पावर एंड फ्यूल कॉस्ट और फ्रेट कॉस्ट। रॉ मटेरियल की बात करें तो सीमेंट कंपनीज के लिए लाइमस्टोन सबसे इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल होता है। 2015 के बाद से कंपनीज को लाइमस्टोन माइंस ऑक्शन पे मिलने लगे। इससे कंपनीज ने माइंस एक्वायर करने के लिए हाई बिड्स किए और उनके प्रोडक्शन कॉस्ट्स बढ़ गए। लाइमस्टोन के कंसिस्टेंट सप्लाई को इंश्योर करने के लिए अंबुजा सीमेंट जैसे बड़े कंपनीज ने उन कंपनीज को एक्वायर करना स्टार्ट कर दिया जिनके पास लाइमस्टोन माइंस है। फॉर एग्जाम्पल, 2023 में अदानी ग्रुप को सांघी सीमेंट के एक्विजिशन से 1 बिलियन टन के लाइमस्टोन रिजर्व्स मिल गए थे, लेकिन रॉ मटेरियल कॉस्ट एक हद तक ही कम किया जा सकता है। इसीलिए कंपनीज पावर कॉस्ट और फ्रेट कॉस्ट ऑप्टिमाइज करने पे फोकस कर रही है। पावर सीमेंट प्रोडक्शन का सबसे बड़ा कॉस्ट ड्राइवर है, लगभग 31% ऑफ टोटल कॉस्ट। पावर रिक्वायरमेंट के लिए सीमेंट कंपनीज कोल, पेटकोक और लिग्नाइट जैसे फ्यूल्स यूज करती है, लेकिन इंडिया के टोटल कोल प्रोडक्शन का सिर्फ 3 to 4% ही सीमेंट कंपनीज को मिलता है। इसीलिए उन्हें इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया जैसे कंट्रीज से कोल इंपोर्ट करना पड़ता है। लेकिन क्योंकि इंटरनेशनल कोल प्राइसेस इतने वॉलेटाइल हैं, कंपनीज पेटकोक भी यूज करते हैं। अब अगर पावर कॉस्ट थोड़ा भी बढ़ता है तो इसका डायरेक्ट इंपैक्ट कंपनी के मार्जिन्स पे पड़ता है। जैसे Q1 फाइनेंशियल ईयर 26 में इंटरनेशनल पेटकोक का प्राइस 17% बढ़ गया था। एज ए रिजल्ट सीमेंट कंपनीज के प्रोडक्शन कॉस्ट 75 रुपीज पर टन से बढ़ गए थे। इसीलिए कंपनीज अब कन्वेंशनल फ्यूल्स पे डिपेंडेंस कम करके रिन्यूएबल एनर्जी में इन्वेस्ट कर रहे हैं। करंट केपेक्स का 10 to 15% आउटले ग्रीन एनर्जी में इन्वेस्ट किया जाएगा। जैसे अल्ट्राटेक अपने पावर मिक्स में ग्रीन एनर्जी का कंट्रीब्यूशन धीरे धीरे बढ़ा रहा है, फ्रॉम 30% इन Q2 फाइनेंशियल ईयर 25 to 41% इन Q2 फाइनेंशियल ईयर 26। हायर ग्रीन एनर्जी कंट्रीब्यूशन की वजह से कंपनी का पावर कॉस्ट Q2 फाइनेंशियल ईयर 26 में 8% ईयर ऑन ईयर गिर गया, और इस केपेक्स साइकिल में उनका टारगेट है कि 65% पावर रिन्यूएबल सोर्सेज से ही आए। अदानी के अंबुजा सीमेंट ने भी ग्रीन एनर्जी का शेयर सितंबर 2022 के 7% से बढ़ा के Q2 फाइनेंशियल ईयर 26 में 33% कर लिया है, और फाइनेंशियल ईयर 28 तक 60% का टारगेट है। इससे पावर कॉस्ट लगभग 23% कम हो सकता है, फ्रॉम करंट 6 रुपीज पर किलोवाट टू 4.5 रुपीज पर किलोवाट इन फाइनेंशियल ईयर 28। डालमिया भारत ने भी Q2 फाइनेंशियल ईयर 26 में 93 मेगावाट की रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी कमीशन की है। साथ ही कंपनीज लो कॉस्ट अल्टरनेटिव फ्यूल्स भी एक्सप्लोर कर रहे हैं। आज के दिन अल्टरनेटिव फ्यूल का कंट्रीब्यूशन टोटल फ्यूल मिक्स में सिर्फ 5 to 6% है, और गवर्नमेंट इसे 2030 तक 25% तक ले जाना चाहती है। इसके लिए TSR यानी थर्मल सब्स्टिट्यूशन रेट मेजर किया जाता है। थर्मल सब्स्टिट्यूशन रेट ये मेजर करता है कि एक कंपनी अपने कार्बन हेवी फॉसिल फ्यूल्स को कितनी इफेक्टिवली अल्टरनेटिव फ्यूल से रिप्लेस कर रही है। जितना ज्यादा TSR परसेंटेज उतना बेटर। इस टेबल में मेजर प्लेयर्स के TSR रेट्स दिए हैं। डालमिया सीमेंट इसमें काफी आगे है। अब बात करते हैं तीसरे इंपॉर्टेंट कॉस्ट की, फ्रेट कॉस्ट। जैसा मैंने बताया, फ्रेट कॉस्ट लगभग 26% ऑफ टोटल कॉस्ट होता है। हाई फ्रेट कॉस्ट की वजह से बहुत बार कंपनीज रीजनल डिमांड फुलफिल नहीं कर सकते। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कंपनीज स्प्लिट ग्राइंडिंग यूनिट्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं। इस केपेक्स साइकिल में जो कैपेसिटी एडिशन होगा उसका लगभग 2/3 हिस्सा स्प्लिट ग्राइंडिंग यूनिट्स के फॉर्म में होगा। ये स्प्लिट ग्राइंडिंग यूनिट क्या होता है? देखो,
सीमेंट सेक्टर में दो टाइप के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स होते हैं, इंटीग्रेटेड प्लांट्स और स्प्लिट ग्राइंडिंग यूनिट्स। इंटीग्रेटेड प्लांट्स में एक ही लोकेशन पे लाइमस्टोन टू क्लिंकर और क्लिंकर टू सीमेंट बनाया जाता है, लेकिन स्प्लिट ग्राइंडिंग यूनिट्स में लाइमस्टोन से क्लिंकर एक जगह बनता है एंड क्लिंकर से सीमेंट दूसरी जगह। लाइमस्टोन टू क्लिंकर यूजुअली लाइमस्टोन माइंस के पास बनाया जाता है और क्लिंकर टू सीमेंट कस्टमर के पास। स्प्लिट ग्राइंडिंग यूनिट्स की कॉम्प्लेक्सिटी, केपेक्स और जेस्टेशन पीरियड तीनों इंटीग्रेटेड यूनिट से कम है। इससे कंपनीज का लीड डिस्टेंस और फ्रेट कॉस्ट रिड्यूस हो जाता है। कुछ एग्जांपल्स देखें तो अल्ट्राटेक फाइनेंशियल ईयर 26 में 1.41 करोड़ टन पर एनम का केपेक्स प्लान कर रहा है और इसका 75% ग्राइंडिंग यूनिट्स में होगा। अंबुजा भी अपने 1.26 करोड़ टन पर एनम केपेक्स का 85% ग्राइंडिंग यूनिट्स के फॉर्म में करेगा। और कंपनी के Q2 फाइनेंशियल ईयर 26 इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन के हिसाब से उनके 15.5 करोड़ टन पर एनम की पाइपलाइन के ऑपरेशनल होते ही अंबुजा प्राइमरी लीड डिस्टेंस को 50 किलोमीटर तक कम कर सकता है। फ्रेट कॉस्ट रिड्यूस करने के लिए अंबुजा एंड अल्ट्राटेक ने एक लॉजिस्टिक्स कंपनी कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के साथ पार्टनरशिप भी अनाउंस किया है। CCI इन कंपनीज के लिए बल्क सीमेंट टर्मिनल सेट करेगा। बल्क सीमेंट टर्मिनल्स में सीमेंट को सेंट्रली स्टोर किया जा सकता है। ये टर्मिनल्स कंज्यूमर मार्केट्स के पास होते हैं, जिससे फास्टर लास्ट माइल डिस्ट्रीब्यूशन हो पाती है। एक और इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुई है। नवंबर 25 में इंडियन रेलवेज ने सीमेंट पे 90 पैसा पर टन पर किलोमीटर का एक फ्लैट फ्रेट रेट इंट्रोड्यूस कर दिया है। पहले फ्रेट रेट्स डिस्टेंस और वेट स्लैब के हिसाब से सेट किए जाते थे। फ्लैट रेट लाकर गवर्नमेंट सीमेंट ट्रांसपोर्ट में रेलवे का शेयर 17% से बढ़ा के अगले 5 सालों में 50% तक ले जाना चाहती है। एक्सपेक्टेड है कि इससे लार्ज वॉल्यूम प्लेयर्स को 90 to 100 रुपीज पर टन तक सेविंग्स हो सकती है। कंपनीज टेक्नोलॉजी के थ्रू डी बॉटलनेकिंग में भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, मतलब वो एग्जिस्टिंग प्लांट्स के इंफ्रास्ट्रक्चर पे छोटे अपग्रेड्स करके प्रोसेस इनएफिशिएंसीज हटा रहे हैं और कैपेसिटी इंप्रूव कर रहे हैं। अंबुजा तो फाइनेंशियल ईयर 28 तक डी बॉटलनेकिंग के थ्रू लगभग 1.5 करोड़ टन पर एनम कैपेसिटी ऐड करने का प्लान कर रहा है। अल्ट्राटेक ने भी डी बॉटलनेकिंग के लिए फाइनेंशियल ईयर 27 के लिए 1500 करोड़ का केपेक्स अप्रूव किया है। कॉस्ट बचाने के लिए कंपनीज इस केपेक्स साइकिल में ग्रीन फील्ड से ज्यादा ब्राउन फील्ड एक्सपेंशन कर रहे हैं। इंक्रीमेंटल कैपेसिटी का लगभग 65% ब्राउनफील्ड एक्सपेंशन ही होगा, यानी एग्जिस्टिंग प्लांट्स को एक्सपैंड करना विदाउट सेटिंग अप न्यू प्लांट्स। ब्राउनफील्ड एक्सपेंशंस ग्रीनफील्ड के मुकाबले चीपर पड़ते हैं और इनका जेस्टेशन पीरियड भी छोटा होता है। फॉर एग्जांपल, FY 27 तक अल्ट्राटेक के ऑर्गेनिक केपेक्स प्लान्स में ऑलमोस्ट 60% इन्वेस्टमेंट ब्राउनफील्ड में होगा। अंबुजा सीमेंट भी अपने FY 26 के 11.8 करोड़ टन की कैपेसिटी को मोस्टली ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट्स के थ्रू अचीव करना चाहता है। ये सारा केपेक्स करके कंपनीज होप कर रही हैं कि वो अलग अलग रीजन्स में बेटर compete कर पाए और अपने मार्जिन्स भी इंप्रूव कर पाए। बट क्योंकि सारे प्लेयर्स केपेक्स में लग गए हैं, ये एक बहुत बड़ा रिस्क बन सकता है, ओवर सप्लाई का रिस्क। देखो, आज इंडिया की सीमेंट कैपेसिटी लगभग 68.6 करोड़ टन पर एनम है और अभी जो फाइनेंशियल ईयर 28 तक केपेक्स हो रहा है उससे 16 to 17 करोड़ टन और ऐड हो सकता है, जिससे कि टोटल कैपेसिटी अराउंड 85 करोड़ टन पर एनम हो जाएगा। लेकिन जैसा मैंने बताया, सीमेंट सेक्टर ऑन एन एवरेज 70 to 80% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पे ही ऑपरेट करता है, तो इस हिसाब से इफेक्टिव कैपेसिटी लगभग 59-60 करोड़ टन होता है। डिमांड साइड देखें तो क्रिसिल एस्टिमेट्स के हिसाब से FY 28 तक डिमांड लगभग 55 करोड़ टन होगा। मतलब सप्लाई और डिमांड के बीच लगभग 4.5 करोड़ टन का गैप है, जो एक सेफ मार्जिन माना जा सकता है। तो FY 28 तक तो ओवर सप्लाई का रिस्क ज्यादा नहीं लग रहा, लेकिन FY 28 के बाद रिस्क जरूर है। जैसे जैसे एक इकोनॉमी मैच्योर होती है, इंफ्रा डेवलपमेंट कम होने लगती है, इससे सीमेंट सेक्टर का भी ग्रोथ कम होने लगता है। चाइना को ही देख लो, अर्ली 2010s में चाइना ने इंफ्रास्ट्रक्चर और रियल एस्टेट ग्रोथ को फ्यूल करने के लिए अग्रेसिवली सीमेंट कैपेसिटी एक्सपेंशन कर लिया था। लेकिन 2024 आते आते चाइना में ओवर सप्लाई क्रिएट हो गया। नेशनल ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स ऑफ चाइना के हिसाब से 2024 में सीमेंट आउटपुट 10% ईयर ऑन ईयर गिर के 183 करोड़ टन पहुंच गया था। ये 4th कंसेक्यूटिव एनुअल डिक्लाइन था और 2000 के बाद लोएस्ट फिगर था। एज अ रिजल्ट सीमेंट प्राइसेस गिर गए, कंपनीज के रेवेन्यूज और प्रॉफिट्स गिर गए और कुछ कंपनीज तो लॉसेस में ही चले गए। आखिर में गवर्नमेंट को प्रोडक्शन कर्व्स और कैपेसिटी क्लोजर्स लाने पड़े ताकि सेक्टर स्टेबल रहे। इंडिया अभी ग्रोथ फेज में है। हमारा पर कैपिटा सीमेंट कंजम्पशन अभी भी ग्लोबल एवरेज से काफी कम है, 280 kgs वर्सेस ग्लोबल एवरेज ऑफ 500 kgs। चाइना में ये नंबर 1400 kgs प्लस है, तो ये रिस्क अभी तो नहीं दिख रहा। लेकिन अगर FY 28 के बाद भी अग्रेसिव कैपेसिटी एडिशन चलती रही या डिमांड ग्रोथ स्लो हुई तो इंडिया भी
भी सिमिलर प्रेशर फेस कर सकता है। शायद इसीलिए श्री सीमेंट थोड़ा कंजर्वेटिव अप्रोच ले रहा है। कंपनी ने FY27 तक सिर्फ 3000 करोड़ के केपेक्स का गाइडेंस दिया है। Q2 फाइनेंशियल ईयर 26 के कॉन कॉल में मैनेजमेंट ने कहा कि वो डिमांड असेस करके ही केपेक्स करेंगे। आपको क्या लगता है, क्या हम ओवर सप्लाई फेस कर सकते हैं, या क्या हमारा सीमेंट सेक्टर बहुत फ्रेगमेंटेड और रीजनल है जिससे ओवर सप्लाई नहीं बल्कि अनइवन सप्लाई का रिस्क हो सकता है? अपने थॉट्स हमें कमेंट्स में जरूर बताना। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक और शेयर कर देना। मैं हूं शांतनु जैन, मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।